तो देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बार रिपीट कर दूं जरा, इसको ध्यान से देखिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें समझाता है कि अगर सपोज को एक पॉइंट चार्ज है Q0, इस पे हम Q1, Q2, Q3 ऐसे 3 या 2, 4, 5, 2 या 2 से ज्यादा के लिए हम बेटा यहाँ पे दो अलग अलग या 2 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल की वजह से उस पॉइंट पे हम फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम ये करेंगे कि Q1 से Q0 पे कितना फोर्स काम किया वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम लिखेंगे FO1। फिर Q2 से Q0 पे कितना फोर्स काम होगा वो कैलकुलेट इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको लिखेंगे FO2। फिर Q3 Q0 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसको लिखेंगे बेटा FO3। और फिर ये प्रिंसिपल हमें समझाता है कि इट स्टेट दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल due to two or more than two charge particle, point charge particle कहेंगे इसको भी, is always equal to the vector sum of all individual forces। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि किसी भी पॉइंट चार्ज पे अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम सबसे पहले सारी इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालेंगे। मतलब पहले हम FO1 निकालेंगे, FO2 निकालेंगे, FO3 निकालेंगे और फिर उन सब का वेक्टर सम कर लेंगे तो जाके हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, Q0 पे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है कि साइंस ये सिखा रहा है कि अगर आपको Q0 पे फोर्स निकालना है तो आप सिर्फ यहां ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सर Q1 Q2 के बीच में क्या होगा, Q2 Q3 के बीच में क्या होगा, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट पे सारे चार्ज की वजह से इंडिविजुअल फोर्स निकाला जाएगा और फिर इसका वेक्टर सम किया जाएगा। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि वो Q1 Q2 के बारे में सोचना शुरू करते हैं जबकि उनको काम Q0 पे था और Q0 से बात करनी थी। ऐसे कंडीशन में यहां देखिएगा, अब वेक्टर सम का तरीका कैसा हो? वेक्टर सम का तरीका यह होता है कि जब भी आप वेक्टर एडिशन करना चाहते हैं तो 2 के लिए अलग और 2 से ज्यादा के लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम पहले सेक्शन में बात कर रहे हैं कि अगर 2 वेक्टर को हमें ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे। इस पार्ट में याद रखें, फॉर 2 वेक्टर्स हम कैसे ऐड करेंगे। तो देखो क्या करना है, अगर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 यानी कि 2 वेक्टर का हमें वेक्टर सम करना है तो हमें अच्छे से मालूम है हम क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल लॉ एडिशन, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, और डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। यह अप्लाई। और यहां देखो केस 1, अगर थीटा की वैल्यू 0 है मतलब दोनों फोर्स की डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है तो F की वैल्यू F1 प्लस F2 और अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए। केस 2, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो F की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और tan अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा F2 अपॉन F1। ये वेक्टर का पूरी कंडीशन से जो पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन में सारे केसेस की बात की थी हमने, उसी की बात हम लोग दोबारा कर रहे हैं। केस 3, अगर ऐसा हो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब यहां पे एक फोर्स इधर और दूसरा भी इधर F1 और F2, यहां पे इधर F1 है 90 के लिए और F2 इधर है, और यहां पे F1 इधर F2 इधर, ये पॉइंट चार्ज है। तो यहां पे हम F इज इक्वल टू बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, जो बड़ा होगा उसी में से, और अल्फा की वैल्यू 0 बड़े के साइड में उसका डायरेक्शन। केस 4 जो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, F1 इज इक्वल टू F2, जनरली सीबीएसई में क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है, दोनों का 2 होगा या उसका फोर्स निकालोगे, दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम आए। ऐसी कंडीशन में F की वैल्यू होती है 2F cos थीटा बाई 2 और डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 F1 से फ्रॉम F1, ये डायरेक्शन के लिए। और ये तो फोर्थ केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
चौथा केस आपको बाकी सारे बच्चों से अलग सेटअप कर देगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर चौथे को उसका ध्यान में रखेंगे। ये तब अप्लाई करते हैं। अब मैंने ये कहा कि अगर दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो तो वहां पे एफ निकालने का फॉर्मूला 2f1 cos थीटा बाई 2 और अल्फा की वैल्यू थीटा अपॉन 2 होता है, जिसको जहां जो f1 से एंगल मेजर करते हैं। ये डायरेक्शन निकालने के लिए, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। F इज इक्वल टू 2f, वो फॉर्मूला वहीं पे रखेंगे। मैंने 11th क्लास में करा रखा होगा, एक बार नोट्स अगर आपने कबाड़ी वाले को नहीं बेचा है तो उसको खोल के देख लिया जाए, वहां मिल जाएगा। भाई यहाँ भी एफ स्क्वायर, ये भी एफ स्क्वायर, दोनों इक्वल है तो f1 स्क्वायर 2f1 स्क्वायर cos थीटा, 2f1 स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 प्लस cos थीटा, उसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व कर दो आंसर। तो ये दो के लिए बेटा काम कर, ठीक है, दो कंडीशन। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारी क्लास है, तू तो पहले ही परेशान रहती है क्लास के लिए। अभी 10 मिनट के बाद दोबारा काम होगा। अभी एक और एग्जांपल देखो न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद से बात करें। एक एग्जांपल समझा दो, एक एग्जांपल तो देखो। तो एक एग्जांपल देखे बिना क्लास कैसे खत्म हो जाएगा? तेरे साथ यही हमेशा जो है ना, तुम और तुम्हारे काम। चलो ठीक है, फिर बाकी एग्जांपल अगली क्लास में देखते हैं। हाँ मुझे पता है मेरी क्लास है तो मुझे मन मिला। अच्छा चलो बेटा, एक चीज ध्यान से देखो जरा और सुनो ध्यान से। चलो हाँ जी, हमने पिछली क्लास में ये समझा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और मैंने सिर्फ दो के लिए डिस्कस करी थी आपसे कि अगर कोई दो फोर्स हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम सुपरपोजिशन को समझे। सुपरपोजिशन क्या है बेटा? जब भी किसी पॉइंट चार्ज पे दो या दो ज़्यादा पॉइंट चार्ज के वजह से अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हर एक पॉइंट चार्ज से इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करना होगा और फिर उसका वेक्टर सम करना होगा। पिछली क्लास में मैंने 2 पॉइंट चार्ज के बारे में समझाया था, उसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से ज़्यादा की बात करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट चार्ज मतलब 2 पॉइंट चार्ज से फोर्स कितना कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। एक हम लोग 3 पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं कि 1 पॉइंट चार्ज पे 3 अलग चार्ज से कैसे फोर्स काम करेगा, और फिर हम लोग एक 4 तक देखते हैं। बोर्ड में 4 पॉइंट मतलब 5 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है कि 1 पॉइंट चार्ज पे 4 पॉइंट चार्ज को जिससे फोर्स कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसकी बात की जा सकती है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले बेटा हमने जो सीखा था 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम वाली बात कि भाई अगर सपोज करो कि एक पॉइंट चार्ज पे 2 पॉइंट चार्ज के वजह से फोर्स निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका एग्जांपल होता है बेटा, यहाँ देखो हमने ये कहा कि आपके पास सपोज करो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे यहाँ पे चार्ज दे रखा है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है और यहाँ पे चार्ज दे रखा है ABC। इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो होती है बेटा वो इक्वल होती है, इसमें तीनों साइड की वैल्यू सेम है। ठीक, अब करना क्या बेटा? करना ये है कि यहाँ पे चार्ज है 10 मिली कूलम, यहाँ पे चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। आपको यह 10 मिली कूलम यहाँ भी है लेकिन माइनस के साथ, -10 मिली कूलम, और यहाँ पे चार्ज है बेटा वो दे रखा है 10 माइक्रो कूलम। ए पे चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, बी पे चार्ज है 10 मिली कूलम, सी पे चार्ज है -10 मिली कूलम। करना क्या है? करना यह है फाइंड नेट फोर्स experienced by charge kept at A। अब ध्यान से देखो, जो A पे चार्ज रखा गया ना, A पे, उसके वजह से आपको फोर्स का A पे जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स होगा ये आपको बताना। फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल केप्ट एट A। ए जिसपे हमने 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स काम करेगा उसके बारे में बात करना है। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो।
अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन लिख लिया? चलिए अब आपसे कोई ये पूछ रहा है, इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करूं। तो आपसे किसी ने कहा कि ए पे फोर्स निकालना है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप सिर्फ ए पे खड़े हो जाइए जिस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। बी और सी का सिर्फ इफेक्ट देखना हमें, बी सी के बीच में क्या होगा इसके बारे में कोई बात नहीं करना। कल भी मैंने ये समझाया था लास्ट क्लास में कि अगर सुपरपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स कैलकुलेट करते हो उसी पॉइंट को ध्यान रखो या उसी पॉइंट पे फोकस करके रहो। तो हम क्या करेंगे कि ए पे हम खड़े हो जाए। अब देखो ए पे खड़े होने के बाद ए पे एक बी फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों लाइक चार्ज है, बी पे भी पॉजिटिव ए पे भी पॉजिटिव, दोनों लाइक चार्ज है और लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ऐसे समझो प्रिया कि तुम ए पे खड़ी हो और बी पे कोई अनन्या है जो तुमको लात मार रही है, तो किधर जाएगी, उसके तरफ या उससे दूर? हाँ, तो इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ए पे ऐसे होगा। ये है फोर्स एट ए ड्यू टू बी, जिसको हम F1 कह सकते हैं चाहे तो। ये रहा। और सर एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। और सर अनन्या जो अनन्या के बॉडी में जो चार्ज है अगर वो 15 होता, 15 हो चाहे 20 होता है चाहे 10 होता, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना वो बहुत ज्यादा है, वो कॉन्सेप्ट बस कंसेप्चुअल था, काम खत्म। उसमें तो चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी थोड़ी है, ठीक है ना। चलो यहां देखो, अब हमने कहा कि देखो B ने A के साथ क्या किया, तो हम यहां पे लिखेंगे, लेट कर लो F1 जो है फोर्स एक्सपीरियंस बाई A ड्यू टू B है। मतलब ए मतलब जहां पे प्रिया थी, प्रिया ने बी पे अनन्या थी, तो अनन्या की वजह से प्रिया कितना फोर्स फील करेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हो जाएगा F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। सॉल्व करो इसको बेटा, इसको सॉल्व करेंगे 9 into 10 की पावर 9, Q1 ए पे जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम -6, बी पे जो चार्ज है 10 मिलीकूलम -3 अपॉन 10 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया। बोलो सर, आप यहाँ पे 9 into 10 की पावर 9 कैसे लिखते हो? अरे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पीछे लिखवाया नहीं था क्या? कूलम्स लॉ में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो, अब इसको लिखेंगे 9 इंटू यहाँ पे 10 है और यहाँ भी 10 है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू ये हो जाएगा ऊपर 100, नीचे इसको ब्रैकेट को ओपन करो 100 इंटू 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ये फोर्स B जो A पे अप्लाई करे उसकी वैल्यू। अब C की बारी है, C A के साथ क्या करेगा? अब C मान लो अर्पिता है और अर्पिता तुम्हारी चार्ज का अपोजिट है, अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अर्पिता इसको खींच रही है, खींचने का मतलब उसका फोर्स किधर काम करेगा? अर्पिता की तरफ। खींचने का ही मतलब होता है ना, अगर तू रास्ते में जा रही है और तुम फोन की दुकान देखते ही तुम्हें उससे अट्रैक्शन फील होता है, तो क्या हो जाएगा, तुम उसकी तरफ मुड़ जाओगे, यानी कि दुकान तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। वैसे ही अर्पिता जो नेगेटिव चार्ज है ए को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे, ये रहा फोर्स, ये है फोर्स एट ए ड्यू टू सी, इसको हम लिखेंगे F2C, ठीक। अब F2 बेटा यहां पे लिख दूं मैं, F2 फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए ड्यू टू सी, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड जितना ए और बी के बीच में उतना ही बेटा ए और सी के बीच में है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अरे यहां भी 10 यहां भी 10, ये सेम चार्ज है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप कैलकुलेट भी करोगे तो वैल्यू वही आएगी। तो अरे मुझे देखना है या बोर्ड को देखना है? बोर्ड नहीं दिख रहा? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। बोर्ड भी नहीं दिख रहा?
रीजॉइन करता हूँ। चलो बेटा डिस्कनेक्ट हो जा, रिज्वाइन करता हूँ तुझे। वापस डिस्कनेक्ट हो गया सर हाँ ये मुझे 8 स्क्वायर में 10 into 10 की पावर -2 कैसे आया? 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करोगे क्या बेटा? यहाँ से समझ गया। ठीक है चलिए अब यहां देखो बेटा, इसलिए F2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो F1 के इक्वल ही होगा। हम ये कहेंगे क्योंकि सब कुछ तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो F2 निकालने की जरूरत नहीं है। F2 की वैल्यू भी हो जाएगी 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फोर्स की वैल्यू हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। देखो अब हमारा काम बी और सी को देखने की नहीं है बेटा, हो गया। इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू जैसे ही आके बेटा सुपरपोजिशन हमें ये समझाता है कि हमें उस इंडिविजुअल फोर्सेस को वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम का मतलब दोनों के बीच का पहले एंगल देखो 120 डिग्री होगा। कैसे आया जी? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60 यहां से यहां तक, और ये पूरा है 180, तो कितना बचेगा 120 डिग्री। ठीक है जयदेव? चलो बेटा अब देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पहला काम। और दूसरा क्या है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रखा था केस 4 पिछली क्लास का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है ना? नहीं है तो वेक्टर सम करो, अदरवाइज सीधा आपके पास फॉर्मूला है। और सीधा फॉर्मूला क्या होता है, अगर F1 इज इक्वल टू F2 हो तो F की वैल्यू होती है 2F1 cos थीटा अपॉन 2। ठीक है? देखो पिछली क्लास के लास्ट कौन सा पेज छोड़ा था मैंने। अब ये हो जाएगा 2। हाँ जी बोलो। देखिए आपने बोला कि दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, बट साइन तो डिफरेंट है ना। तो कूलम्ब्स लॉ क्या समझाता है बेटा, बेटा तुम लोग थोड़े से ध्यान से पढ़ा भी करो। मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी साइन पे डिपेंड नहीं करता। F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। माइनस प्लस से सिर्फ डायरेक्शन का पता चलेगा। फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, साइन पे नहीं। और मैंने स्पेशली वहां पे एग्जांपल कहा था कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी प्लस Q1 into Q2, दोनों नेगेटिव है तो भी Q1 into Q2, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो भी Q1 into Q2। ठीक है? उसके बाद इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है? 2F1 cos थीटा बाई 2, मैंने फॉर्मूला देखो पिछले क्लास का लास्ट केस यही समझाया था मैंने कि अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो F की वैल्यू 2F1 cos थीटा बाई 2 होता है, और अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2 के इक्वल होती है। याद आया? हाँ, उसी को इस्तेमाल करना है। जल्दी से लिखो फिर इसको यूज करें, आगे बढ़ाएं। अब देखो जैसे हमें पता चला ये फॉर्मूला है, देखो दो तरीके हैं, या तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वरना दूसरा भी तरीका है, बट पहले हम इससे देखते हैं, थोड़ा काम जल्दी होगा। जैसे हमने कहा F इज इक्वल टू 2F1 cos थीटा बाई 2, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि F इज इक्वल टू 2F1 का मतलब 9 into 10 की पावर 4 cos थीटा का मतलब 120 डिवाइड बाई 2। इसको लिखेंगे 2 into 9 10 की पावर 4 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। 2 into 9 into 10 की पावर 4 into 1/2, कैंसिल कर दो, फोर्स की वैल्यू 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन। ये हो गया आपकी वैल्यू। तो चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स फील करेंगे उसकी वैल्यू 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन होगी। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, बिना डायरेक्शन का कोई बात नहीं हो सकता, तो डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या था, अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा फ्रॉम F1, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, यानी कि 60 डिग्री फ्रॉम F1। तो जरा एक बार F1 को ढूंढ लिया जाए। यहां देखो ये चार्ज A था, उस पे ये फोर्स था F1, ये था F2, और ये टोटल 120 डिग्री है, और जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो F1 से 60 डिग्री है, यानी कि बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे। ये हो गया आपका F की वैल्यू। इसको हम कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस कह लो, आपकी मर्जी है, पैरेलल टू BC कह लो। हाँ जी दोबारा बताना एक बार ये वाला एंगल वाला।
एंगल जो होता है अल्फा, बेटा फॉर्मूला पढ़ाकर सब लिखा है पीछे, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 फ्रॉम F1, ये पीछे का फॉर्मूला है फोर्थ केस का डायरेक्शन निकालने का। तो अल्फा की वैल्यू थीटा बाई 2, थीटा कितना था 120 डिग्री बाई 2, रख दो इसको, कितना हो गया 60 डिग्री, कहाँ फ्रॉम F1। तो ये तुम्हारा F1 था डायग्राम में, ए पॉइंट का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करो, ये F1 था ये F2 था, तो इससे 60 डिग्री किधर होगा, यही तो होगा 60 डिग्री, यानी कि बिल्कुल इसके बाइसेक्टर पे होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस कह लो या पैरेलल टू बीसी कह लो या 60 डिग्री फ्रॉम F1 कह लो, सब एक ही बात है, जैसे भी चाहो उसको आप रिप्रेजेंट करो। तो मैं चाहूं तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नेट फोर्स एक्सपीरियंस की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 4 आई कैप न्यूटन, ये रहा बेटा, इतना भी काफी है। आई कैप का मतलब along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए उसको हम चाहे तो आई कैप लिख सकते हैं, वर्ड में चाहो तो पैरेलल टू बीसी लिख सकते हैं, या 60 डिग्री फ्रॉम F1 लिख सकते हो, सब एक ही, तीनों एक ही बात है जो मैं कह रहा हूं। तो ये दो चार्ज पार्टिकल के वजह से फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका था जिससे हम बात कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले ही क्वेश्चंस हो। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसकी औकात मुश्किल से 2 नंबर की होगी, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं जहां पे 2 से ज्यादा फोर्सेस काम करें। तो वैसे कंडीशन में जो हमारे पास वेक्टर एडिशन है वो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ काम नहीं करता। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तभी तक काम करता है जब 2 फोर्सेस होते हैं, मतलब जब भी 2 फोर्स एट ए टाइम हमें ऐड करना हो, वेक्टर एडिशन करना हो, आप पैरेललोग्राम की बात कर सकते हैं। लेकिन 3 फोर्स एट ए टाइम अगर आपको यूज करना है तो आप इसका नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रहा हूं, वो तब यूज करना है फॉर मोर देन 2 फोर्सेस, जब 2 से ज्यादा फोर्स काम करे तब के लिए, ठीक है ना। लिख लो पहले इसको। अच्छा, अब हम अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सुपरपोजिशन का दूसरा कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चंस करना होगा, और वो होता है एडिशन ऑफ मोर देन 2 फोर्सेस, या वेक्टर एडिशन हम कैसे करें। यहां देखो, वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन 2 फोर्सेस, मोर देन 2 फोर्सेस, अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कुछ भी उठा, उसके लिए आप कैसे काम करें। इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन मेथड। वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड कैसे करता है, या फिर इसको लिखेंगे वेक्टर रिजॉल्विंग मेथड। रिजॉल्विंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है बच्चा, कैसे काम करेंगे ये देखो। सपोज करो एक पॉइंट O है जिसपे फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स इधर काम कर रहा है F1, एक इधर काम कर रहा है F2, एक इधर काम कर रहा है F3, एक इधर काम कर रहा है F4, एक इधर काम कर रहा है F5। ये रहा, एक चार्ज पे 5 अलग अलग फोर्स काम कर रहे हैं और हमें इन सबको ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को जहां पे फोर्स निकालना है उसको आप तुरंत सबसे पहले ये करोगे कि उसको ओरिजिन मान लो। ओरिजिन का मतलब होता है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, मतलब हम इस ओ पॉइंट को जो यहां पे लिखा है ना, सबसे पहले हम ओरिजिन मानेंगे। ओरिजिन कहना नहीं होगा, मानना होगा, और मानने से काम नहीं चलेगा, रिप्रेजेंट करना होगा। ओरिजिन का मतलब होता है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस हो। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानूंगा पहला, और इसको मैं वाई एक्सिस, और इसको मैं क्या करूंगा एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ये एक्स हो गया, ये वाई। सबसे पहला काम यही करना है कि उस पॉइंट पे जहां पे फोर्स निकालना है उसको ओरिजिन मान, ठीक है ना, और ओरिजिन मान करके फिर काम करो, ठीक है। यही तो साइंस है। साइंस यही समझाता है कि बेटा ऐसा है कि देखो, सबसे पहले अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो मुझे पहले समझना पड़ेगा सर मेरे घर जैसे, तभी आप समझ सकते हो, वरना नहीं समझ सकते। ये हमेशा आपको फील करना। घर जैसा समझने का मतलब ये नहीं है कि मजाक करना है, थप्पड़ गिरेंगे नहीं तो, ठीक है ना। घर जैसा समझने का मतलब है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सके, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड बातें हैं उससे बात कर सके, तभी इसका फिर फायदा। इसको ओरिजिन कहते हैं।
जब भी हमें रेजोल्यूशन, आप देखो ना, अगर कोई चीज आपको मान लो समझ में नहीं आई, आपने मुझसे नहीं पूछा, तो हमेशा के लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी। आपने 11th क्लास में एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी गलती से कोई चीज जो आपने नहीं पूछा होगा मुझसे, वो देखना हमेशा आपसे दुश्मनी होगी उसके बेटा, कभी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जो चीज आपने मुझसे कई बार पूछ के भी समझ लिया, मतलब ओरिजिन मान लिया मुझे, और आपने कहा कि नहीं सर से ही सीखना है, आप देखा वो कभी नहीं बोल सकता। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन मेथड। क्लियर? अब यहां देखो, सबसे पहली बात, उसके बाद से हम क्या करें, अब हम एंगल की बात करें। एंगल एक्स एक्सिस से जो बन रहा है, देखो इस फोर्स का एंगल मान लो अल्फा है या थीटा है, इसका जो एंगल है बेटा वो कुछ और है, फाई है, ये रहा एंगल। और बाकी सारे फोर्सेस जैसे F3 माइनस वाई के लॉन्ग है, F5 F3 माइनस एक्स के लॉन्ग है, F5 माइनस के लॉन्ग यानी कि माइनस वाई के लॉन्ग, F4 वाई के लॉन्ग है। तो जो एक्सिस के लॉन्ग होता है उसको कभी हम छूते भी नहीं बेटा, उसको ऐसे छोड़ दें। ठीक है, तो पहला काम क्या करें, फर्स्ट स्टेप ये था कि उस पॉइंट को ओरिजिन मानिए। मैं इसको लिख दे रहा हूं बेटा, इससे कहते हैं वर्किंग रूल, काम करने का तरीका, वर्किंग रूल। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 में आपको ध्यान रखना है, कंसीडर करना है, कंसीडर द पॉइंट चार्ज एज ए ओरिजिन, या आप ऐसे टेकन यहां कह सकते हैं पॉइंट चार्ज टेकन एज ए ओरिजिन, उसको आप ओरिजिन की तरह कंसीडर कीजिए, टेकन एट ओरिजिन। सबसे पहला जैसे ओरिजिन बना लिया, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल गया, और बाकी जो देखो, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो दो तरह के फोर्स, कुछ जो एक्स और वाई के लॉन्ग काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ना तो एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ। रेजोल्यूशन याद करो जरा बेटा, 11th क्लास की बात है जो मैंने आपको सिखाई थी, जो एक्स के लॉन्ग हो उसको छेड़ते भी नहीं है, जो वाई के लॉन्ग हो उसको भी नहीं छेड़ते हैं। रेजोल्यूशन में तो हम बात ही उसी फोर्स की करते हैं जो एक्स और वाई के लॉन्ग ना हो, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो देखो इस पांचों फोर्स में से सिर्फ दो फोर्स ऐसा है, F1 और F2, जो ना तो एक्स की तरफ है और ना ही वाई की तरफ। ठीक है, तो हम इसको रिजॉल्व करें, हम इसको रिजॉल्व करेंगे ताकि समझ सके। अब रिजोल्यूशन कैसे होगा, F1 ये हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये हो जाएगा F1 sin थीटा। और जिसको रिजॉल्व करते हैं ना उसको भूल जाते हैं। अब आप F1 नहीं है, F1 के बदले में दो फोर्स आ गया, एक F1 cos थीटा, एक F1 sin थीटा। फिर F2 की बात करेंगे, फाई है, इधर हो जाएगा F2 cos फाई, और ये हो जाएगा F2 sin फाई। और जिस फोर्स को आपने रिजॉल्व कर दिया उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो देखो उसके बाद से क्या किया हमने, स्टेप 2 में ये किया, रिजॉल्व द फोर्स along axis, coordinate axis, x and y axis, जो फोर्स है ना उसको रिजॉल्व कर दो, जो फोर्स यहां पे काम कर रहे हैं उन सबको रिजॉल्व कर दो। अब देखो जैसे F1 F2 रिजॉल्व हो गया, अब आपको दो बातें पता चली। पहला, या तो फोर्स x के लॉन्ग है या फिर y के लॉन्ग है, x का मतलब x और माइनस एक्स दोनों है, y का मतलब y और माइनस वाई दोनों। तो स्टेप 3 में आपको सिर्फ इतना ही कष्ट करना होता है, 3 स्टेप्स के क्वेश्चंस होते हैं। आप नेट फोर्स अलोंग Fx निकालो, मतलब आप ये कैलकुलेट कर लो कि x के लॉन्ग कितना फोर्स काम कर रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स प्लस x के लॉन्ग काम कर रहा है पॉजिटिव, जो माइनस x के लॉन्ग काम कर रहा है क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस x के लॉन्ग पॉजिटिव, माइनस x लॉन्ग नेगेटिव। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखो x के लॉन्ग कौन है, हाँ कर दो, क्या कर दो, जयंत को लेटेन कर दो। जयंत उसको किया तो है, कहाँ है वो, अच्छा दो आया था, उसको दो को एंट्री किया, उसने एंट्री भी दो लिए, दो फोन से ट्राई किया। एक उसका लिंक हो रहा था, दूसरा उसका लिंक रिक्वेस्ट में। चलिए, तो सबसे पहली बात, तुम लोग को एक बात का असर बिल्कुल नहीं हो रहा बच्चों पे कि मैं बार बार कह रहा हूं अपना अपना वीडियो ऑन करके रखें, ऑडियो ऑफ करके रखें।
सिर्फ 3-4 बच्चों को मेरी बात सुनाई पड़ती है, बाकी सब अपने मर्जी के मालिक हैं। और जो मुझे आपको पता है बेटा कि सर को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे? जयंत आ गया? जयंत वीडियो ऑन करो अपना। चलिए अब बेटा हम बात करेंगे एफएक्स। मैंने कहा ना फोर्स नेट, सिग्मा का मतलब होता है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिग्मा एफएक्स, आपको सबसे पहले सिग्मा एफएक्स निकालना है। सिग्मा एफएक्स का मतलब हो गया नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब नेट कैसे निकालेंगे? जो फोर्स प्लस एक्स की तरफ है पॉजिटिव, जो फोर्स माइनस एक्स की तरफ है वो नेगेटिव। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, F1 cos थीटा प्लस F1 cos फाई, ये दोनों पॉजिटिव, और ये फोर्स है जो कि माइनस एक्स की तरफ काम कर रहा है, जिसको हम F3 कहेंगे, उसको लिखेंगे माइनस F3। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस वाले को माइनस करेंगे। फिर नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इधर देखा जाए, इसमें क्या होगा? F4 पहले से काम कर रहा है, वाई के अलोंग F4 प्लस F1 साइन थीटा प्लस F1 साइन थीटा, उसके बाद माइनस F2 साइन फाइव, माइनस F2 साइन फाइव और माइनस F5, ये रहा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हमने पहले नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लिया, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकाल लिया। जैसे नेट वाई के अलोंग जो ऊपर काम कर रहा है पॉजिटिव, जो नेगेटिव वाई के अलोंग काम कर रहा है वो नेगेटिव। ऊपर कौन कौन सा? F1 साइन थीटा और F4 दोनों पॉजिटिव है, और नीचे देखोगे F2 साइन फाइव वो भी नेगेटिव होगा और F5 बेटा वो भी नेगेटिव होगा। और जैसे आ जाए ना, फिर तो आपको पता है, अगर फिर नेट फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है नेट फोर्स, हम क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो ही फोर्स बच गए ना, या तो एक्स है और वाई है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड कर देंगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। डायरेक्शन यहां से निकलेगा, मैग्नीट्यूड यहां से निकलेगा। ये काम करने का तरीका है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन मेथड या रिजॉल्विंग वेक्टर रिजॉल्विंग मेथड, जिससे हम मोर देन 2 जितना भी हो सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था कैसे सॉल्व करना। अब आते हैं एग्जांपल पे, क्वेश्चन कैसा होगा, इसको लिखो, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हिस्सा जो है, अब हम लोग बेटा इसके बेसिस पे जो है ना 2 एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, और फिर बाकी सारे क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले क्योंकि ये अगर आपको समझ में आएगा तो फोर्स निकालने अगर आ गया तो फिर भी वैसे निकल जाएगा, और सुपरपोजिशन का भी लिंक यहां से होता है, और इससे जनरली क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि हम ये कैलकुलेट कर सके कि एक ही पॉइंट पे 2 या 2 से ज्यादा कैसे फोर्स निकालना है। याद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 10√2 सेंटीमीटर, और यहां पे चार्जेस अलग अलग दे रखे हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए पे जो चार्ज है वो 10 कूलम है, बी पे जो चार्ज है वो 20 कूलम है, और सी पे जो चार्ज है वो भी 10 कूलम है। लेकिन डी पे जो चार्ज की वैल्यू, इसके बारे में बात करें, डी पे जो चार्ज है वो है 20 नैनो कूलम, 20 नैनो कूलम डी पे। आपको बताना है फाइंड नेट चार्ज, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज
एट डी। डी पे जो चार्ज रखा गया है वो कितना फोर्स फील करेगा वो आपको कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब लिखना बंद करें, ध्यान से बेटा मेरी बात को सुनो ताकि इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। सबसे पहले क्या करना है, हम डी पे खड़े हो जाएं। कहते हैं ना किसी चीज को फील करना हो ना तो लोग हमेशा कहते अच्छा तू मेरे जगह पे होती तो तुझे पता चलता। अनन्या अपने दोस्तों ऐसे बोलती है ना कि तुझे क्या पता कि टेस्ट में अगर नंबर कम आए तो क्या होता है, ठीक है ना। मम्मी कैसे थप्पड़ मारती है, तू अगर मेरी जगह पे होती तो तुझे पता चलता। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि आपको इसके जगह पे रख देना है, क्योंकि जो फोर्स फील तभी आप साइंस में कर सकते हैं जब आप अपने आप को खड़ा करें। तो मैंने कहा यहाँ पे एक जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है हम वहां पे खड़े हो जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि वो चार्ज हमारा है, आपके ऊपर चार्ज 20 नैनो कूलम का है। और फिर आपके लाइट चार्ज का मतलब दुश्मन, 3 दुश्मन है जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और वो आपसे उनके पास चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से आमना सामना तो पसंद होगा नहीं, आना जाना घर पे। तो देख बेटा 3 तुम्हारे लाइट चार्ज है जिससे हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करे। तो सबसे पहले क्या करेगी, अनन्या अपने आप को डी पे खड़ी करेगी और ये फील करेगी कि एक दूसरी बॉडी जो ए है जिसपे चार्ज 10 कूलम है और वो भी लाइट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कैसे करेंगे। चूंकि आपको फील करना इसलिए अपने आप को देखिए, ये चार्ज आपके साथ क्या करेगा, लाइट चार्ज है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब बाहर, ये रहा रिपल्सन मतलब किक करना बेटा आपको, ठीक है ना, बाहर को रेफर। बिल्कुल वैसे ही हम सी को देखेंगे, सी भी 10 पॉजिटिव है, डी यहाँ पे अनन्या है, ये भी दोनों लाइट चार्ज है और डी पे फील करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है वही रहना है, ठीक है ना। तो ये सी जो डी को बेटा वो भी रिपेल करेगा ऊपर की ओर, बाहर की ओर बेटा, जिसको हम कहेंगे F3 कह सकते हो, इसको F1 कहेंगे। अब एक बच्चा बी का डिस्टेंस यहां से ये रहा बेटा डायगोनली, और ये भी इसको बाहर को धक्का देगा, यानी कि ये रहा बेटा F2। अब हमारे पास 3 फोर्स है इंडिविजुअली। F1 वो फोर्स है जो A D पे अप्लाई कर रहा है, F2 वो फोर्स है जो B D पे अप्लाई कर रहा है, और F3 वो फोर्स है जो C D पे अप्लाई कर रहा है। और सुपरपोजिशन की खासियत यही थी बेटा कि B और C के बीच में क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है, A और B के बीच में क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उसी पॉइंट पे आपको खड़ा होना और वहीं से बात करनी। तो यहां देखो अब हम एक एक करके बात करेंगे। लेट कर लो F1 ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय D ड्यू टू A। ये है वो फोर्स जो D फील कर रहा है A के वजह से। कैलकुलेशन इसका F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught, चार्ज एट A चार्ज एट D अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 9 इंटू 10 की पावर 9, दोनों चार्ज को रखेंगे, 10 कूलम इंटू 20 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाय डिस्टेंस है 10√2। इसको तुरंत मीटर में चेंज करना पड़ेगा जयदीप, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे यहां पे F1 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लो, ये -9 से +9 कैंसिल, 9 इंटू 200 ऊपर, नीचे 200 इंटू 10 की पावर -4 कैंसिल करो, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ये हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय D ड्यू टू A। ऐसे अगला स्टेप F2, ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय D ड्यू टू B। अब B की बारी है, B की वजह से हम क्या फोर्स फील करेंगे इसको देखा जाएगा। इसके बीच का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए, ये 10√2, ये भी 10√2, अंदर लिखेंगे 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सिर्फ 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर लो, 200 प्लस 200 400, 400 का रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा यहां पे F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीपल, चार्ज एट B इंटू चार्ज एट D
अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू 9, हाँ बोलो। सर आपने ना यहाँ पे 10 into root 2 into 10 to the minus 2 लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, स्क्वायर करेगी तो बेटा जब उसको तुम स्क्वायर करोगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, 9 into 10 की पावर 9, दोनों चार्ज बी और डी। बी पे चार्ज है 20 कूलम, इस पे है 20 into 10 की पावर -9। नीचे डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में चेंज कर लो, 20 into 10 की पावर -2। सॉल्व किया जाए इसको बेटा, ये हो जाएगा 9 into 400, ये हो जाएगा 400 into 10 की पावर -4, कैंसिल, ये हो जाएगा 9 into 10 की पावर +4 न्यूटन। ये F2 की वैल्यू, F1 आ गया, F2 आ गया। F3 की बारी में, F3 फोर्स एक्सपीरियंस बाई डी ड्यू टू सी के वजह से। अब देखो सी और ए का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम था, ठीक है ना, जितना सी उतना ही है, डिस्टेंस भी सेम है, तो हम कह सकते हैं F3 की वैल्यू F1 के इक्वल होगा, और F1 भी कितना था बेटा, 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन ये रहा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होता है कि सारे चार्ज के वजह से इंडिविजुअल फोर्स कितना काम करेगा वो कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करना क्या है। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलो, जैसे F1, F2, F3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको वेक्टर एडिशन को फॉलो करना है। वेक्टर एडिशन को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि आप ये कहें, अब हमारे पास सारे फोर्सेस की वैल्यू आ चुकी है, F1 आ चुका है, F2 आ चुका है, अब हमें कैलकुलेट F3 आ चुका, हमें निकालना है नेट फोर्स एट डी। नेट फोर्स एट डी, तो मैंने कहा ना सबसे पहले आपको डी को ओरिजिन मानना पड़ेगा। ये था डी, इस पे इधर फोर्स था F1, इधर फोर्स था F2, ये फोर्स था F3 जो डायगोनल की वजह से था, जिसका एंगल 45 डिग्री होता है, स्क्वायर के डायगोनल का एंगल 45 डिग्री है। अब देखो मुझे जो है ना नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी को ओरिजिन बनाएंगे। ये हो गया ओरिजिन, मतलब यहीं पे एक्स एक्सिस और यहीं पे वाई एक्सिस है, ओरिजिन बना लिया जल्दी से। जो फोर्स एक्स और वाई की तरफ है उसको छेड़ना भी नहीं है, लेकिन जो फोर्स एक्स और वाई की तरफ नहीं है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो F1 एक्स की तरफ है, कुछ नहीं कर सकते इसका, कुछ नहीं छेड़ना नहीं इसको, F2 को नहीं छेड़ा, लेकिन F3 तो ना तो एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा F3 cos 45 और ये हो जाएगा इधर F3 sin 45। अब F3 का काम खत्म, जिसको रिजॉल्व कर दिया उसका कोई काम नहीं। अब क्या करना है बेटा, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालो। एक्स के अलोंग कौन कौन सा फोर्स है, एक F1 है, दूसरा F3 cos 45 है। F1 प्लस F3 cos 45, सॉल्व कर लो इसको। 9 into 10 की पावर 9 प्लस 9 into 10 की पावर 4 है बेटा, ये भी है 4 और ये हो जाएगा 1/2। इसको कॉमन कर लो यहां से, 9 into 10 की पावर 4 कॉमन, 1 प्लस 1/2। बिल्कुल वैसे ही Fy निकाल बेटा, ये हो जाएगा F2 प्लस F3 sin 45। इसको भी सॉल्व करो, 9 into 10 की पावर 4, 9 into 10 की पावर 4 1/2। इसको सॉल्व किया जाए, 9 into 10 की पावर 4 कॉमन, 1 प्लस 1/2। अब ध्यान से देखो, जितना फोर्स एक्स के लॉन्ग उतना ही फोर्स वाई के लॉन्ग, दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स के लिए क्या कहता है मैंने स्टेप 3 में, √fx² प्लस fy²। लेकिन यहाँ पे fx और fy दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √2fx²। क्यों लिखा ये, क्योंकि fx और fy की मैग्नीट्यूड से।
अब इसको मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू रूट टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 4 1 प्लस 1 बाई रूट टू। इसका एलसीएम ले लो बेटा, ये हो जाएगा 9 रूट टू प्लस 1, नीचे एक रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, इंटू रूट टू 10 की पावर 4, ये इससे कैंसिल हो बच गया f इज इक्वल टू 9 रूट टू प्लस 1 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। लेकिन अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन तो अभी बाकी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखवाया था मैंने, tan अल्फा इज इक्वल टू जो होता है fy अपॉन fx होता है। हम यहां पे लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू fy अपॉन fx। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो एंगल बनता है वो एक्स एक्सिस से बनता है। तो हमारा फाइनल जो आंसर तैयार होगा वो ये होगा f इज इक्वल टू 9 रूट ब्रैकेट में रूट टू प्लस 1 10 की पावर 4 न्यूटन एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है 4.4 सिस्टम, देखें कैसे इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा। थर्ड तीसरा एग्जांपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, और उसमें क्या करना है, हमने एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे हमने चार्ज रख दिए। देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है, हमने यहां पे चार्ज रखा है प्लस ई, यहां पे हमने चार्ज रखा है 3e, यहां पे चार्ज रखा है 2e, इसको -2e कर दो बेटा, और यहां पे चार्ज रखा है -2e। ये रहा, ये चार्ज की वैल्यू ध्यान से देखो, यहां प्लस ई, यहां +2e, यहां -2e, यहां पे -2, और इस स्क्वायर का जो साइड का डिस्टेंस है इसको आप √2a लेट करो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगर O पॉइंट पे हमने चार्ज रखा +e, तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल kept at O। अगर हमने यहां पे +e चार्ज रखा है सेंटर पे, तो आपको बताना है A के वजह से, B के वजह से, C के वजह से और D के वजह से, चारों के वजह से O पॉइंट पे या O पे जो पॉइंट चार्ज रखा है उस पे कितना फोर्स काम करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। यहां से O से A का डिस्टेंस चाहिए हमें, O से A का डिस्टेंस चाहिए, O से B का डिस्टेंस चाहिए, O से C का डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहला काम, इसके लिए क्या होगा, हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा। देखो BC की वैल्यू, सॉल्यूशन BD की वैल्यू जो होगी या AB की वैल्यू जो होगा वो √2a का होल स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे √4a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2a हो जाए, 2a। अब देखो ध्यान से, हमें तो OA चाहिए, OA निकालो चाहे OB निकालो चाहे OC निकालो चाहे OD निकालो, इसका हाफ होगा, मतलब OA की वैल्यू, OB की वैल्यू, OC की वैल्यू, OD की वैल्यू सब एक इक्वल हो। अब बारी बारी से काम करना है, बारी बारी से काम का मतलब सबसे पहले हमें A से फोर्स निकालना है, फिर B से निकालना है, फिर C से निकालना है, फिर D से निकालना है। सारे बच्चे अपने अपने वीडियो को ऑन करके रखें। स्पेशली बता रहा हूं मैं, जो आप लोग कई बार समझा चुका, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपनी वीडियो को ऑन करके रखें, क्योंकि आप लोगों पे नजर रखी जाती है। वीडियो ऑफ करके पढ़ने का क्या मतलब निकलता है, बताओ। सामने लोग को क्या पता चलेगा, दीपांशु की तो बैठा है, पलंग पे बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, सोया है, बाथरूम में है, कहां है, कैसे पता चलेगा? इज देयर एनी वे? तो ये ध्यान रखा करो बच्चा,
रोज बोलना नहीं पड़ेगा। आज के बाद अगर किसी का वीडियो ऑफ हुआ तो उसको क्लास से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्लास उसके होल्ड पे रहेगी। रोज ये बोलना पड़ता है बेटा वीडियो ऑन कर लो। कौन सी बड़ी बात है वीडियो ऑन करने में। और प्रिया तुम भी जो है सो अगली बार से लैपटॉप पे नहीं फोन पे क्लास लोगे, जिसमें शक्ल देख सके। इधर देखो, OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, सबकी वैल्यू एक के इक्वल है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, चेहरा हिला के हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, मुझे दिखाई पड़ेगा। हाँ क्या कंफ्यूजन है बोलो शिवांश। ओके सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ठीक है। यहां देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाई, देखो सबसे पहली बात, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ओ ड्यू टू चार्ज एट ए, जो ए पे चार्ज रखा है हमने एट ए, ये रहा ए पे चार्ज की वैल्यू ये रहा, इसको लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू के। अब मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को सीधा के लिख सकता हूं, के दोनों चार्ज का मल्टीपल E इंटू ई और नीचे ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सीधा लिखेंगे k इंटू ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है, आगे सिर्फ ये करना है डायरेक्शन। तो मैं हमेशा से समझा रहा हूं कि जिस पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, खुद को आप पहले वहां पे खड़ा कर लीजिए। अब मुझे O पे फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, O पे गौरव को खड़ा कर दूंगा। अब गौरव O पे है, राइट, इधर का चार्ज पॉजिटिव है, लाइक चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब ये पर्सन जो ए पे खड़ा है, वो गौरव जो ओ पे है उसको लात मारेगा, किक करेगा बाहर की, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये रहा, इसको लिखेंगे एफ ए, सीधी बात, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है। अर्पिता क्लियर है, ये डायरेक्शन समझ में आया। चलो अगली बात बता, अब ऐसे ही बात करेंगे हम, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ओ ड्यू टू बी, बी की वजह से क्या होगा ये बात करेंगे। एफ पी की वैल्यू हो जाएगी के। अब बी यहां पे उठा, देखो बी यहां पे 2e है और ओ यहां पे ई है, तो इसको लिखेंगे 2e इंटू ई अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर। वापस वही बात है, रिपल्सन, ये इसको किक कर रहा है, बाहर की ओर भेजेंगे इसको, ये रहा फोर्स की वैल्यू जो बाहर की ओर काम करेगी, इसको लिखेंगे एफ बी, और ये हो जाएगा के इंटू 2e का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ये रहा एफ ए और एफ बी निकालने का तरीका। वैसे ही एफ सी और एफ डी निकालेंगे, पहले इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं, नोट कर लो इसको बेटा। मतलब अब हम ऐसे ही बात करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ओ ड्यू टू सी। ध्यान से देखो इसको, सी के लिए हम ये कहेंगे, सी पे चार्ज नेगेटिव है, दिखा, सी पे चार्ज -2e है। एफ सी की वैल्यू हो जाएगा के, हम यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन में काम आएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे 2ke स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और देखो मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, ये था O पे एक फोर्स था बाहर की ओर, ये था Fa, दूसरा फोर्स हो गया इधर, C भी इधर ही काम कर रहा क्योंकि वो अट्रैक्शन काम कर रहा, मतलब गौरव को C चार्ज पार्टिकल खींच रहा अपने तरफ, तो C की तरफ काम कर रहा। तो यहां पे हम चाहे तो लिख भी सकते हैं along OC, पहले वाले को लिख सकते हो FA को लिख सकते हो along AO, और वैसे ही FB को लिख सकते हैं along BO, मतलब B से O की तरफ, बाहर की ओर, ठीक है ना। सिमिलरली हम बात करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाई, ये हो जाएगा O ड्यू टू चार्ज एट D, चार्ज एट D, यहां भी ड्यू टू चार्ज एट C, ये हो जाएगा FD की वैल्यू K इंटू 2e, साथ में E अपॉन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k इंटू ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा along OD के तरफ। अब देखिए जरा यहाँ पे,
एक पहले से बी काम कर रहा था और डी भी इधर की ओर ही काम करेगा। ये है उस ओ पॉइंट पे जो चार फोर्स काम कर रहे हैं, उन चारों फोर्स का डायरेक्शन, कि ए किधर काम करेगा, बी किधर काम करेगा, सी किधर काम करेगा, डी किधर काम करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है ध्वनि का? इन चारों फोर्सेस के डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन ध्वनि का? आवाज कट रही है आपकी। मैंने कहा प्रिया, इन चारों फोर्सेस के डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? ध्वनि का बोल सकती है माइक ऑफ करके, माइक ऑन कर। हाँ अच्छा, योगेश, योगेश ठीक है? डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है। यहां देखो बेटा, बस इसके बाद से देखो। हाँ बेटा बोलो गौरव। मैंने कहा देखो ध्यान से, एक एक करके बात कर रहा हूं मैं। तुम पहले अपने, हाँ देखो, पहले हमने ए से निकाला तो ए पे चार्ज पॉजिटिव, ओ पे चार्ज पॉजिटिव, रिपल्सन बाहर की ओर। तो बाहर का मतलब चाहे उसको ए से ओ लिखो, चाहे अलोंग ओ सी लिखो, बात बराबर। मतलब हमारे पास ये डायग्राम देखो जरा, ये चार चार्ज पार्टिकल थे, तो हम कैसे इसको दिखाएंगे? ये हो गया प्लस ई, ये है प्लस 2e, ये हो गया -2, ये है -2, ये है प्लस ई। तो देखो पहला फोर्स ए के वजह से बाहर की ओर, ये हो गया Fa, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। बी यहां पे बेटा, ये ए है, ये सी है, ये डी है। अब देखो ध्यान से, बी के वजह से भी बाहर की ओर, वो भी इधर की ओर काम करेगा टुवर्ड बी। अब सी इस पर अट्रैक्ट कर रहा है, सी और इसके बीच का फोर्स ये हो जाएगा एफ सी, और डी भी इस पर अट्रैक्ट कर रहा है, तो डी को भी क्या लिखेंगे? उसी डायरेक्शन में जिधर बी था उधर ही डी काम है। बस क्यों? क्योंकि ए इसको रिपेल कर रहा है बाहर की ओर, बी इसको रिपेल कर रहा है बाहर की ओर, लेकिन सी इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो अंदर की ओर, और डी भी इसको अट्रैक्ट है इसके अंदर। इसी चारों फोर्सेस को हमने वहां पर रिप्रेजेंट किया जो ओ लिखा है। अब मैंने आपसे कहा था जब वेक्टर में 3 से 2 से ज्यादा फोर्सेस आ जाएं, मतलब 3 या 3 से ज्यादा हो, तो उसको हम रिजोल्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बड़े आराम से इसको समझें। मतलब हम सबसे पहले ओ को ओरिजिन मानेंगे, जल्दी से आप इसको ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे यहां पे बिना समय गंवाए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो। एफ डी की वैल्यू है 2ke² एफ बी की वैल्यू है k2ke² एफ सी की वैल्यू जो है एफ सी इज इक्वल टू है 2ke² और एफ ए की वैल्यू जो दे रखी है वो सिर्फ ke². जो सारी वैल्यूज आपने निकाली थी पहले उसको वहां पे रख लो बेटा, ठीक है ना, एक एक करके। अब देखो पहले सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं, मतलब उसका दूसरा डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं। इसको मान लो F2, 2ke + 2 कितना हो जाएगा? F2 की वैल्यू हो जाएगी 4ke² हमने B और D दोनों को एक तरफ था इसलिए ऐड कर दिया, और ऐड करके उसका नाम हमने रखा F2, ये कंडीशन। दूसरा F1 की बात होगी यहां से, ये हो गया F1, इसको लिखेंगे F1 जो है A और C का रिजल्टेंट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3ke²/r²। अब इसको रिजॉल्व करने की बारी, चलिए एक्सेस बनाइए और रिजॉल्व कीजिए। सबसे पहला काम, ये एंगल 45 डिग्री है, इधर हो जाएगा 4ke²/a² cos 45, इधर हो जाएगा 4ke²/a² sin 45। अब इसको रिजॉल्व करो, ये भी 45 डिग्री है, इसको यहां पे लिखेंगे 3ke²/a² cos 45, और इधर हो जाएगा 3ke²/a² और साथ में लिखेंगे sin 45। ये रहा इसके बाद। अब देखो बेटा इसके बाद से क्या करना है। अब हमारे पास F2 और F1 की बात नहीं होगी क्योंकि हमने रिजॉल्व कर दिया,
और रिजॉल्व करते ही पहले ये डायग्राम आपके पास पहले से बना था, वहां पे रिजॉल्व रिप्रेजेंट कर दो, डायग्राम में ड्रॉ कर दो, फिर ये डायग्राम दिखाना है, फिर ये डायग्राम दिखाना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं। देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे रिजॉल्व कर दिया, अब हमें fx निकालना है, fy निकालना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, राइट। उससे निकल जाएगा f की वैल्यू, और फिर हम tan अल्फा के लिए अप्लाई करेंगे, उससे हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा। तो जल्दी से लिखो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। वो कई बार आवाज नहीं समझ में आता ना, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। चलो सर मेरी प्रिया जैसी थोड़ी है। अरे भाई तो ठीक है ना, आवाज डिस्टर्ब हो क्या, इसको कौन सा, क्या प्रिया की आवाज इतनी गंदी है? सर अब छोड़ो। ऐसा है ना, तुम लोग कुछ भी कह लो, लेकिन क्लास को वही लाइट बना के रखती है, जितना वो रिस्पॉन्स करती है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इधर देखो जी, अलग बात है कि उसका शक्ल नहीं दिखता। चलो यहां देखो, नेट फोर्स निकालो एक्स के अलाउंग, एफ एक्स के अलाउंग देखो ध्यान से, एफ एक्स के अलाउंग फोर्स मिल जाएगी 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45, और नीचे 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 45, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में कॉस 45। वैल्यू रखो इसका बेटा 7/√2, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये पहली वैल्यू। दूसरा एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई में ऊपर ये है, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, माइनस वाई की तरफ, माइनस करेंगे इसको, 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 45 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 45। माइनस कर लो इसको बेटा, ये हो जाएगा सिर्फ के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साइन 45। इसके बदले में लिखेंगे 1/√2 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमारे पास एफ एक्स आ गया, हमारे पास एफ वाई आ गया। अब हमें काम ये करना है बेटा यहाँ पे कि हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालें नेट। ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये के स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब ये हो जाएगा √7/√2 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/√2 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, जब दोनों चीजें सेम यहाँ पर रिपीट हो, इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाहर रूट के अंदर हो जाएगा 7/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर करो इसका 49/√2 बिना बाई 2 हो जाएगा, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50/2 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा √50/2 को हम लिखते हैं 25, और 25 का रूट कितना होता है बेटा, के स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगी नेट फोर्स कैलकुलेट करने की बात, ठीक है। इससे नेट फोर्स आ जाएगा, और जैसे हम इसको रखेंगे यहाँ पे, अब मैं इस डायग्राम को यहां से हटा रहा हूं, तो इससे हम डायरेक्शन निकालेंगे tan अल्फा की वैल्यू। डायरेक्शन के लिए इधर देखो, फॉर डायरेक्शन आपको अच्छे से मालूम है tan अल्फा जो होता है Fy अपॉन Fx होता है। सब कुछ आपके पास है बेटा, 1/√2 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाई 7/√2 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैंसिल करो इसको, ये हो जाएगा आपका √2 से √2 कैंसिल, यहां पे इसको लिखेंगे 1/7, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/7। वो फाइनल जब आंसर हम लिखेंगे तो लिखेंगे नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगा 5 के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को, एक तो ये तरीका है, दूसरा कॉमन सेंस थोड़ा सा अगर अप्लाई करेंगे तो चीजों को और आसान कर सकते हैं। कॉमन सेंस तो बेटा है ही, वो तो क्वेश्चन में वो टीचर नहीं सिखाता, वो हमेशा देखो मैं मेथड सिखा सकता हूँ। कॉमन सेंस आपको प्रैक्टिस से आना चाहिए था, जिसको आप देख सकते हैं। क्लियर, लिखो इस क्वेश्चन को, इस आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ कैसे इसको डील करना, ठीक है।
मतलब लेकिन एक टीचर जो एक्सपेक्ट करता है बच्चे से, वो कहते हैं ना जब आप भी कहो वाव, वो वाव क्या होता है ना उसको समझे। वो आप ही लोगों में से किसी बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए। किसी क्वेश्चन को जहां से हमने रिजोल्यूशन मेथड इस्तेमाल किया था, हम कुछ और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो दिखना चाहिए था जो हमें नहीं दिखा। वापस आते डायग्राम में बेटा और करके देखो, पहले तो चारों फोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और फिर आप क्या करो, उसको बेटा इसको आप ब्रैकेट में कवर करके लिखना कॉपी में, ताकि आपको याद रहे कि आपके अंदर ये होना चाहिए था। तो हमने क्या बोला, देखो हमने एक पॉइंट बनाया, मैंने कहा बेटा ये फोर्स है F1, ये फोर्स है बेटा FA, इधर ये FC काम कर रहा है, इधर जो बेटा FB काम कर रहा है, और इधर ये FD काम कर रहा है। और फिर मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, कि भाई हमें पता होना चाहिए, वैसे में एंगल 45 बनाए थे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दोनों जो एंगल है वो क्या हो जाए 90 डिग्री। डायगोनल जो थी स्क्वायर की, वो हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्स वाई के बीच का हमेशा एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो जैसे आपने सोचा ना, तो अब आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? यहाँ पे इन दोनों फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगा 2ke का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 सिर्फ ke का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2ke का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे F1, और ये हो जाएगा 3ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं F2, और ये हो जाएगा 4ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और हमें अच्छे से मालूम है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कह सकता है कि ये x एक्सिस है तो क्या हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा, और अगर एक x और दूसरा y है तो हम क्यों रिजॉल्व करने जा रहे हैं? रिजॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं। दो फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात होती है, आप टू वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट याद रखो जो मैंने सिखाया था, कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F1 की वैल्यू यहां दे रखी है 3ke का स्क्वायर, ये है 4, इसको लिखेंगे अंडर रूट 3ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बाहर निकाल दो किसको, ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है आपको मालूम है। तो देखो कितना जल्दी काम हो गया। इससे हम कहेंगे ये हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन का क्या करें, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन F1। जो नीचे होता है उसको हम बेस कहते हैं tan में। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल हमेशा बेस से मेजर की जाती है, इसको ध्यान रखना है। मतलब इसको लिखेंगे 4ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर डिवाइड बाय ke स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व कर दो। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 4 अपॉन 3। और आपको 11th क्लास से मैंने पता नहीं कितनी बार कहा होगा कि इस वैल्यू को याद रखना, जब tan अल्फा की वैल्यू 4/3 हो तो शिवांश अल्फा कितना होता है? नहीं याद है, वही मैंने कहा ना, अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। बस खत्म बात। सर मैंने ये बोला था सब। अच्छा चलो, अगर यही बोला था तो अच्छी बात है। देखो यहां से आ गया ना, तो पहले से जो काम किया था, रेजोल्यूशन किया, ये किया है, बोला था, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो ध्यान रखना है, ये हो गया नेट फोर्स की वैल्यू, ये हो गया एंगल, इसको लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री फ्रॉम F1। तो देखो ना, आप जैसे कॉमन सेंस आपने अप्लाई किया, ये क्वेश्चन कितना छोटा होगा। तो ये सब आपको खुद सीखना है। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आएगी कैसे इसको हमें यूज करना है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को बेहतर तरीका होता है हम ऐसे लिखें, इससे एग्जामिनर खुश भी होगा। और एग्जामिनर खुश का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नंबर 3 के बदले 4 दे देगा। मैं आपको करेक्शन कर दूं, एग्जामिनर खुश होने का मतलब